हेलो स्टूडेंट्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के इस सीरीज़ में सबसे पहले हमें करनी है एरिस्टोटल द्वारा लिखी गई पोइटिक्स। पोइटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो पोइटिक्स में एरिस्टोटल ने ज़्यादा जिक्र किया है ट्रेजिडी का, कि ट्रेजिडी की इसने जो डेफिनेशन दी है एरिस्टोटल ने, वो अब तक की सबसे फेमस डेफिनेशन है ट्रेजिडी के ऊपर, और उसमें एक भी वर्ड जो है सुपरफ्लुअस नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो आज हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए अपने स्क्रीन पे एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स लिखी गई है 335 BCE में, इन द अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑफ ड्रामेटिक थियोरी एंड द फर्स्ट एक्सटेंट फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज टू फोकस ऑन लिटरेरी थियोरी। तो लिटरेरी थियोरी के ऊपर सबसे पुराना डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है और सबसे विश्वसनीय, ऑथेंटिक एंड सबसे इम्पोर्टेंट वो पॉलिटिक्स है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे अपने देखते हैं इसमें हमारे लिए पढ़ने लायक चीज़ क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे लिए अब आया है आपकी स्क्रीन पे, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ द ट्रेजिडी। डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी जो एरिस्टोटल द्वारा दी गई है, आज तक इससे अच्छी डेफिनेशन किसी ने भी नहीं दी है, और इसमें एक भी शब्द फालतू नहीं है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है, ट्रेजिडी इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीरियस कंप्लीट एक्शन विच हैज़ मैग्नीट्यूड। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेजिडी वो प्ले होता है जिसका अंत दुखांत होता है, यानी जिसका अंत जो है वो सुख नहीं होता, अंत में एकदम दुख होता है, यानी सब मर जाते हैं मेजर कैरेक्टर्स जो भी हैं, और नुकसान हो जाता है सबका। अब वो ट्रेजिडी उस प्ले को बोलते हैं जिसमें दुख से एंड होता है। वो जो प्ले है वो रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करता है, एक इमिटेशन है, नकल है किसी की। किसकी नकल है? एक ऐसे एक्शन की, एक ऐसे काम की जो हमारी डेली लाइफ में होता है, उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो काम जो है वो सीरियस होता है, मतलब कोई एक यूं ही कोई छोटा मोटा काम नहीं ले लेते हम, एक ऐसे सीरियस एक्शन की रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में। तो जो एक्शन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रेजेडी के थ्रू, उसकी सबसे पहली बात तो यह है कि वो सीरियस होना चाहिए। दूसरा, वो कंप्लीट होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। और उसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसकी एक महत्ता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, उसका स्केल बड़ा होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हो कि सबसे पहली लाइन है उसमें ये बताया गया है कि ट्रेजिडी जो है एक इमिटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है एक ऐसे काम का जो सीरियस होता है, कंप्लीट होता है, और जिसकी एक खास महत्ता होती है। अब एक्शन का मतलब यहाँ पे कोई घटना है जीवन की, उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसका इमिटेशन कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। यानी जो फिल्म होती है, जो नाटक होता है, वो किसी न किसी घटना पर आधारित होता है। हम जो देखते हैं, भले ही वो काल्पनिक काल्पनिक हो या भले ही वो सत्य हो, तो वो जो घटना है, उस घटना का रिप्रेजेंटेशन हम स्टेज पर करते हैं। तो ये एक इमिटेशन होता है। ये जो जितने भी आर्ट होती है वो सब इमिटेशन होती है। तो ये जो ट्रेजेडी है ये भी एक इमिटेशन है, एक ऐसे एक्शन की जो सीरियस है, कंप्लीट है और मैग्नीट्यूड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस पर कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक एक्शन की क्या खास बात होनी चाहिए, तो आपको ये चार चीज़ें दे देंगे, सीरियस, कंप्लीट, मैग्नीट्यूड, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव करेंगे, इसमें कोई और डाल देंगे जो नहीं होगा। ओके, फिर आता है अगला, इन एम्बेलिश्ड स्पीच। अब जो स्पीच होगी उस रिप्रेजेंटेशन की, उस इमिटेशन की, उस परफॉर्मेंस की, उसमें जो स्पीच होगी वो इम्बेलिश्ड होगी। इम्बेलिश्ड का मतलब सुसज्जित स्पीच होगी, यानी ऐसी कोई टुच्ची लैंग्वेज नहीं होगी कोई। वो लैंग्वेज होगी, अच्छे अच्छे शब्द होंगे उसमें, अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छे अच्छे वाक्य होंगे। ओके, एम्बेलिश्ड स्पीच वही होती है जिसमें सारी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, ऑर्नामेंटेशन स्किल का यूज़ किया जाता है। तो अब वो जो एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे उसकी जो भाषा होगी वो इम्बेलिश्ड होगी, with each of its elements used separately in the various parts of the play। और जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे वो पार्ट्स, प्ले के अलग अलग पार्ट्स में प्रदर्शित होंगे। रिप्रेजेंटेड बाय पीपल एक्टिंग एंड नॉट बाय नरेशन। और वो जो एक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, वो जो जिस भी घटना का हम वर्णन कर रहे हैं वो एक्शन के द्वारा होगा। उसमें लोग होंगे एक्टिंग करने वाले, यूं बताना नहीं है कि एक आदमी खड़ा हो गया और उसने सारी स्टोरी सुना दी ना। पात्र अलग अलग होंगे और वो पात्र जो हैं अपना अपना अभिनय करेंगे। अकम्पलिशिंग बाय मीन्स ऑफ पिटिंग
एंड टेरर द कैथरसिस ऑफ सच इमोशंस। अब अकम्प्लिश करना है, अकम्प्लिश क्या करना है, कैथरसिस को, अकम्प्लिश यानी पाना है, कैथरसिस को पाना है। अब कैथरसिस एक ऐसी टर्म है जिसको हम कहते हैं प्योरिफिकेशन। हमारे जो इमोशंस होते हैं अंदर, हमारे डर का इमोशन है, दुख का इमोशन है, तो ये जो इमोशंस हैं, जैसे हम कोई और चीज़ देख लेते हैं, जब हमारे अंदर मान लो दुख भरा हुआ है, अगर हम कोई दुख वाली चीज़ देखते हैं तो हमें रोना निकल जाता है, तो हमारे वो शरीर से जो दुख है वो बाहर निकल जाता है आंसुओं के रूप में, पर्गेशन हो जाता है, हमारा हमारा फिल्ट्रेशन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये कैथारसिस होता है ट्रेजेडी के द्वारा। तो हमें ट्रेजेडी देखना हमारे लिए फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं वो बाहर निकल जाते हैं इससे, हमारा रोना निकल जाता है, रोना निकलने से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है, हमारे अंदर जो इमोशन दबे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, उसको हम कैथारसिस कहते हैं। तो कैथारसिस को पाना इसका उद्देश्य होता है, कंप्लिश करना कैथारसिस को। अब कैथारसिस को कैसे पाना है, पिटी और टेरर से। अब ये जो कैथारसिस है इमोशन का, हम उसको बाय मीन्स ऑफ पिटी एंड टेरर, ट्रेजेडी के द्वारा हम पिटी जगाएंगे दर्शक के अंदर और टेरर भी जगाएंगे। पिटी का मतलब होता है दुख, दुख जगाएंगे, दया दिखाएंगे, करुणा जगाएंगे। और टेरर यानी जो ट्रेजेडी के अंदर जो लोगों का नुकसान होगा, ट्रेजेडी के अंदर जो लोग मरेंगे, अच्छे अच्छे लोग भी मर जाते हैं ट्रेजेडी में, तो इससे हमारे दिमाग में टेरर उत्पन्न होता है। तो इस टेरर और इस पिटी का फ़ायदा होता है कि हमारे दिमाग से नेगेटिव इमोशंस जो है वो प्रगेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये ट्रेजेडी देखने का फ़ायदा होता है। आप देखोगे कभी कभी लोग पसंद करते हैं ट्रेजेडी को देखना, ऐसे नाटक जिसमें नुकसान हो जाए, जो हीरो है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, वो मर जाता है, तो इससे ऐसी चीज़ें देखना पसंद क्यों करते हैं हम। देखिए हमारा नेचर तो ये होता है कि हम अच्छी चीज़ें देखें, सुख सुख वाली चीज़ें देखें, मजाक वाली चीज़ें देखें, लेकिन कई बार दुख वाली चीज़ें भी हमें पसंद आती हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हम खुद प्रगेशन चाहते हैं अनकॉन्शियसली, हम दुख देख देख करके उस दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कैथारसिस का इफेक्ट चाहते हैं। तो ये ट्रेजेडी का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन है जो बहुत ही काम की है आपके, आपको इसका एक एक वर्ड याद होना चाहिए। मैंने आपको पार्ट्स में ये सारी समझा दी है, आप इसको रिपीट करके देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, आगे इसमें और इसका एनालिसिस करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं। अब देखिए एक एक वर्ड को लेते हैं। बाय इम्बेलिश्ड स्पीच, ये मैंने बता दिया, इम्बेलिश्ड स्पीच होती है हर तरह के ऑर्नामेंटल जो स्किल होते हैं लैंग्वेज के उनसे सुसज्जित हो, उसको एम्बेलिश्ड स्पीच कहते हैं, जिसमें मुहावरे का यूज़ हुआ हो, जिसमें ईडियम्स हों, और भी जितने भी लिटरेरी डिवाइस हैं जिससे हम अपने लैंग्वेज को अच्छी बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, वो सारी डिवाइसेस यूज होनी चाहिए उसमें। आई मीन दैट विच हैज़ रिदम एंड मेलोडी, इसमें रिदम होनी चाहिए, मेलोडी होनी चाहिए। सॉन्ग का भी यूज़ किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सिंपल वाक्य ही बोले जाएँ, सॉन्ग के द्वारा, शायरी के द्वारा भी डायलॉग बोले जा सकते हैं with its elements separately. I mean, the some parts of it are accomplished only by means of spoken verses and others again by means of song. तो verses और songs के द्वारा हम लैंग्वेज को embellish कर सकते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ ट्रेजिडी देखते हैं, कौन कौन से पार्ट्स बताए उसने। ट्रेजिडी के कई पार्ट्स हैं। पहला आता है प्लॉट, जिसको माइथोस बोलते हैं, ये नाम भी आपको याद रखना है, माइथोस, इसको प्लॉट बोला गया। पूछा जा सकता है कि एरिस्टोटल ने कौन सा वर्ड यूज़ किया है प्लॉट के लिए। प्लॉट होता है घटनाओं की सेटिंग, कि पहले कौन सी घटना, फिर कौन सी घटना, फिर कौन सी घटना, या एक्शंस की सेटिंग, कि पहले कौन सा पार्ट आएगा, दूसरा कौन सा पार्ट आएगा, कथानक बोलते हैं हिंदी में इसको। तो ये है रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट्स का स्ट्रक्चर, यानी एक्शंस जो होते हैं उनका हम स्ट्रक्चर कैसे रखने वाले हैं, कौन सा एक्शन पहले, कौन सा एक्शन बाद में दिखाना है, उसको हम प्लॉट कहते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट आर रिवर्जल्स, रिकॉग्निशन एंड सफरिंग। तो ये प्लॉट के की एलिमेंट्स है, याद रखने आपको। रिवर्जल, रिवर्जल का मतलब होता है कि परिवर्तन। मान लो कोई हीरो है, उसका पहले तो काम सही चल रहा होता है, बाद में अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाती है कि उसका जो फॉर्चून है, उसका जो भाग्य है वो चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। रिकॉग्निशन, पहचान, अब वो भाग्य उसका जो भाग्य है वो चेंज क्यों होता है, उसका कारण क्या है, जब उसको समझ में आता है तो उसको हम रिकॉग्निशन कहते हैं। और तीसरा है सफरिंग, और क्या है, रिकॉग्निशन के बाद हमें सफरिंग का सामना करना पड़ता है हीरो को, क्योंकि कोई न कोई घटना से उसका भाग्य परिवर्तन हो जाता है, दुर्भाग्य में चेंज हो जाता है, फिर उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर वो सफरिंग आती है। द बेस्ट प्लॉट शुड बी कॉम्प्लेक्स प्लॉट। तो एरिस्टोटल ने बेस्ट प्लॉट कौन सा माना है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट को माना है, जिसमें घटनाएं बहुत सारी होती हैं, सिंपल नहीं होती। अब कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है इन्वॉल्व ए चेंज ऑफ फॉर्चून। कॉम्प्लेक्स प्लॉट में इसमें बताया है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट वो होता है जिसमें फॉर्चून का चेंज होता है, फॉर्चून यानी उसका जो भाग्य है वो चेंज हो जाता है, अच्छे भाग्य से बुरा भाग्य हो जाता है। इट शुड इमिटेट एक्शंस अराउजिंग फियर एंड पिटी। तो प्लॉट के अंदर ऐसे एक्शन होने चाहिए जिससे फियर और पिटी पैदा हो दर्शकों के मन में। ओके, दस इट शुड प्रोसीड फ्रॉम गुड
fortune to bad involve a high degree of suffering for the protagonist, usually involving physical harm and death. तो इसमें ट्रेजेडी में क्या होना चाहिए कि गुड फॉर्चून से बैड फॉर्चून होना चाहिए हीरो का, और उसमें सफरिंग खूब होनी चाहिए प्रोटैगनिस्ट की यानी हीरो की, और उसमें फिजिकल हार्म भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो ये ट्रेजेडी का प्लॉट है, इस तरह का होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट को प्राथमिकता दी है उसने। दूसरा, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून को होना बहुत ही आवश्यक है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। ओके, और प्लॉट को इसने आत्मा बताया है। अरिस्टोटल ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्लॉट को दी है कि कैरेक्टर के बिना ट्रेजेडी हो सकती है लेकिन प्लॉट के बिना ट्रेजेडी नहीं हो सकती, ये अरिस्टोटल का मानना है। इस पे हम ज़्यादा डिस्कस बाद में करेंगे कि कैरेक्टर के बिना कैसे हो सकती है और प्लॉट के बिना कैसे नहीं हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अरिस्टोटल ने प्लॉट को दी है। प्लॉट इज़ द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। एक्शन शुड बी लॉजिकल एंड फॉलो नेचुरली फ्रॉम एक्शंस दैट प्रीसीड देम। एक्शन जो है वो लॉजिकल होने चाहिए और नेचुरल एक्शन होना चाहिए, उनका पीछे वाले जो एक्शन है उनसे मैच करता होना चाहिए। दे विल बी मोर सेटिस्फाइंग टू द ऑडियंस इफ दे कम अबाउट बाय सरप्राइज और सीमिंग कोइंसिडेंस एंड आर ओनली आफ्टरवर्ड सीन एज प्लॉजिबल इवन नेसेसरी। तो प्लॉजिबल होना चाहिए एक्शन जो है, विश्वास करने लायक भी होने चाहिए, और पिछले एक्शन के साथ उसने कोई ना कोई कड़ी जुड़ी होनी चाहिए। ओके, when a character is unfortunate by reversals of fortunes peripetia known in today in pop culture। तो रिवर्सल को पेरिपेटिया बोला, याद रखना आपको, पेरिपेटिया रिवर्सल यानी जब कोई नाटक शुरू होता है तो हीरो का जो काम होता है वो अच्छे से चल रहा होता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन कोई ऐसी घटना घट जाती है कि उसका जो समय है वो ख़राब हो जाता है, उसके सामने विपत्तियाँ आ जाती हैं, तो उसको हम पेरिपेटिया बोलते हैं, उसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। तो at first he suffers pathos and then he can realize anagnorisis is the cause of his misery। तो पहले तो वो सफ़र करता है, उसको हम पैथोस बोलते हैं सफरिंग को। बाद में उसको पता लगता है कि इसकी पैथोस का, इसकी सफरिंग का कारण क्या है, उसको हम एनाग्नोरिसिस कहते हैं। ट्रेजेडी में क्या होता है कि कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लो होता है कैरेक्टर में। आप जितनी भी ट्रेजेडी देखोगे, मैकबेथ, हैमलेट जैसी भी ट्रेजेडीज हैं, किंग लियर, तो उसमें जो हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, वो अच्छा तो होता है लेकिन कोई ना कोई इसमें कमी होती है, ट्रेजिक फ्लो होता है, और उस ट्रेजिक फ्लो की वजह से उसको विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो वो होना भी, ट्रेजिक फ्लो होना भी ज़रूरी है। और उस ट्रेजिक फ्लो को जब पता लगता है हीरो को कि मेरे इस फ्लो की वजह से मैं इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हूँ, उसको अनैग्नोरिसिस बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है टर्म एनाग्नोरिसिस, इसका मतलब है रिकॉग्निशन, पहचान। पहचान किसकी? ट्रेजिक फ्लो की। कोज ऑफ इज मिजरी एंड और ए वे टू बी रिलीज फ्रॉम द मिजरी। अगला पॉइंट आता है एलिमेंट ट्रेजेडी का, वो है कैरेक्टर, इसको हम इथोस बोलते हैं। कैरेक्टर यानी जिसके थ्रू डायलॉग बोले जाते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई राजा बनता है, कोई गुलाम बनता है, कोई रानी बनती है, इस तरह से वो कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर को सेकंड इंपॉर्टेंस पे रखा है, सबसे पहले प्लॉट को रखा गया है। इट इज़ मच बेटर इफ़ ए ट्रेजिकल एक्सीडेंट हैपन्स टू ए हीरो बिकॉज ऑफ ए मिस्टेक ही मेक्स हेमरसिया। उस मिस्टेक को हेमरसिया कहते हैं। मिस्टेक की पहचान को हम एनाग्नोसिस कहते हैं, और जो ट्रेजिक फ्लो होता है उसको हम हेमरसिया कहते हैं। इंस्टेड ऑफ द थिंग्स दैट माइट हैपन अवे, दिस इज बिकॉज द ऑडियंस इज मोर लाइकली टू बी मूव्ड बाई इट। ए हीरो मे हैव मेड इट नोविंगली इन मीडिया और अननोविंगली। अब वो जो गलती है वो जानबूझ के भी हो सकती है और ओडिपस यानी अनजाने में भी हो सकती है। टर्म आप याद रखना, मीडिया और ओडिपस जो है, मीडिया का मतलब नोविंगली और अननोविंगली का मतलब ओडिपस। ए हीरो में लीव ए डीड अनडन ड्यू टू टाइमली डिस्कवरी नॉलेज प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ डूइंग डीड। तो कोई हीरो है, हो सकता है किसी ट्रेजिडी में किसी काम को करते करते बीच में ही छोड़ देता, कि उसको बीच में ही पता लग जाता है कई बार कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ। कैरेक्टर इज द मोरल और एथिकल कैरेक्टर इन ट्रेजिक प्ले। In a perfect tragedy, the character will support the plot, which means personal motivation will somehow connect parts of the cause and effect chain of actions of producing pity and fear। तो कैरेक्टर जो है वो, कैरेक्टर का मतलब मोरल एलिमेंट्स, एथिकल चीज़ें हैं कैरेक्टर का मतलब। अब कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर होना चाहिए गुड, अच्छा होना चाहिए कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है ट्रेजिडी का। एरिस्टोटल एक्सप्लेन्स द ऑडियंस डो नॉट लाइक फॉर एग्जाम्पल विलेंस मेकिंग फॉर्च्यून फ्रॉम मिजरी, and then it might happen through and might make the play interesting. Nevertheless, the moral is at stake here, and morals are important to make people happy. People can, for example, see tragedy because they want to release their anger.
तो यहाँ पे मेन बात ये है कि कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। कोई विलेन को दिखा दे और वो मनी बना रहा है तो खुश है विलेन, तो लोगों को इससे खुशी नहीं होगी। मेजर बात ये है कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसका जो डाउनफॉल होता है, उसका जो पतन होता है, वो उसी की किसी कोई गलती के कारण होना चाहिए। अगर कोई कैरेक्टर अच्छा है मान लो और उसकी डेथ हो जाती है, उसका पतन हो जाता है अच्छाई के बावजूद, तो लोगों को गलत संदेश जाएगा कि अच्छाई का कोई वैल्यू नहीं है। अब हीरो का पतन होता है किसी न किसी गलती की वजह से, ट्रेजिक फ्लो की वजह से, वो ज़रूरी है। अगर हीरो अच्छा होगा, उसका डाउनफॉल हो गया तो भी लोगों को पसंद नहीं आएगा। अगर हीरो बुरा है, उसका डाउनफॉल हो गया तो भी कोई मज़े की बात नहीं है कि बुरा था तो बुरे के साथ बुरा हो गया। अब हीरो अच्छा था लेकिन उसमें कोई एक मिस्टेक थी ऐसी, एक ट्रेजिक फ्लो था ऐसा, जिसकी वजह से उसका पतन हो जाता है, तो लोगों को अच्छा लगता है कि अरे अच्छा आदमी था और उसका इतना पतन हो गया एक छोटी सी गलती के कारण। तो ट्रेजिक फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। शेक्सपियर की ट्रेजिडी देखो आप, हैमलेट, या आप देखिए ओथेलो। ओथेलो में वो जेलसी होती है, उसका ट्रेजिक फ्लो। जो आयोगो जो है, उसके जो हीरो है हमारा ओथेलो, उसके मन में जेलसी भर देता है, डाउट भर देता है अपनी पत्नी के प्रति, और वो आयोगो की बातों में आ करके अपनी पत्नी को मार देता है। लेकिन जब बाद में उसको पता लगता है कि ये तो मैंने बहुत गलत शक किया, तब तक कुछ नहीं होता, तब बहुत नुकसान हो चुका होता है और लास्ट में सब मर जाते हैं फिर। तो ओथेलो एक बेसिकली एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसमें एक कमी थी और वो थी जेलसी की, डाउटफुल होने की। तो उसकी वजह से वो सारी ट्रेजिडी घटित होती है। तो वो एक आइडियल है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल सही है। गुड कैरेक्टर था ओथेलो, अच्छा इंसान था, वफादार था, अच्छा लवर था और देशभक्त भी था, लेकिन बस एक कमी थी डाउटफुल होने की। अप्रोप्रिएट होना चाहिए कैरेक्टर। If a character is supposed to be wise, it is unlikely he is young, supposing wisdom is gained with age. अप्रोप्रिएट ये ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी को हमें वाइज दिखाना है तो उसकी कुछ एज भी होनी चाहिए। सपोज टू बी वाइज, इट इज़ अनलाइकली ही इज़ यंग, तो यंग नहीं होना चाहिए, मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि वास्तव में ये है। अगर कोई योद्धा है तो उसकी अच्छी बॉडी होनी चाहिए, अच्छा उसमें स्किल्स होने चाहिए। कोई मरियल से आदमी को हम योद्धा नहीं बना सकते हैं इस तरह से। कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी जो जिस ट्रेट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ट्रेट उसमें कंसिस्टेंटली दिखना चाहिए। इफ ए पर्सन इज ए सोल्जर, ही इज़ अनलाइकली टू बी स्केयर्ड ऑफ ब्लड। अगर सोल्जर बना रहे हैं तो उसको खून से नहीं डरना। इफ दिस सोल्जर इज स्केयर्ड ऑफ ब्लड, इट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड एंड प्ले सम रोल इन द स्टोरी टू अवॉइड कंफ्यूजिंग द ऑडियंस। इट इज ऑल्सो गुड इफ कैरेक्टर डजेंट चेंज ओपिनियन दैट मच, इफ द प्ले इज नॉट ड्रिवन बाय हु कैरेक्टर्स आर बट by what they do. Audience is confused in case of unexpected shifts in behavior and its reason and morals of the characters। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, ये भी आप देखिए एक ऑक्सीमोरॉन है। कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, यानी इनकंसिस्टेंट है तो भी कंसिस्टेंटली होना चाहिए वो। इफ़ ए कैरेक्टर ऑलवेज बिहेव्स फुलिशली, इट इज़ स्ट्रेंज इफ़ ही सडनली बिकम स्मार्ट। यानी अगर वो फुलिश है तो उसको फुलिश ही दिखाना है, एकदम से स्मार्ट नहीं हो सकता है वो, तो लोगों को कोई बात पचेगी नहीं। चलो अगले एलिमेंट पे आते हैं हम, थॉट। अगला एलिमेंट है थॉट, यानी डायोनिया। स्पोकन रीजनिंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स कैन एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स ऑफ स्टोरी बैकग्राउंड। तो ये रीजनिंग हो गई ह्यूमन कैरेक्टर्स की। आगे आता है डिक्शन। डिक्शन यानी भाषा, कौन सी भाषा का यूज़ किया गया है, कौन से चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या हैं। डिक्शन का मतलब कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं। रेफर टू क्वालिटी ऑफ स्पीच इन ट्रेजेडी। स्पीचेज शुड reflect character, the moral qualities of those on the stage, the expression of the meaning of the words। तो कैरेक्टर्स जो भाषा बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डिक्शन। तो डिक्शन ऐसी होनी चाहिए जो सूट करती हो कैरेक्टर को भी। कोई कैरेक्टर है जिसको हम अनपढ़ दर्शा रहे हैं, लेकिन वो बातें ऐसी ऐसी करता है, जिससे ऐसे ऐसे वर्ड बोलता है कि जो विद्वान लोग भी ना बोल पाएँ, तो ये बात लोगों को पचेगी नहीं, वो जचेगी नहीं ट्रेजेडी में। तो डिक्शन जो है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए। मेलोडी, मेलोडी का मतलब हो गया म्यूज़िक से, तो थोड़ा म्यूज़िक का एलिमेंट भी होना चाहिए। द कोरस टू शुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द एक्टर्स, इट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल एंड शेयर द एक्शन। तो कोरस जिसका काम होता है बीच बीच में सूचनाएं देना, गाने गाना, टाइम पास करना, इंटरटेनमेंट करना, तो वो भी एक पार्ट होता है ट्रेजेडी का। स्पेक्टेटल ऑप्सिस। स्पेक्टेटल जैसे आप फिल्मों में देखते हो ना, बीच बीच में आइटम सॉन्ग आ गया कोई, या कोई और मजाक वाली चीज़ें आ गई, इनको स्पेक्टेकल बोलते हैं। अच्छे अच्छे सेट आ गए, अच्छा सा वो कोई स्टेज आ गया बढ़िया लाइटिंग वाला, तो ये होते हैं स्पेक्टेकल। अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हीरोइनें हैं,
तो इनसे क्या होता है, बोरियत दूर होती है थोड़ी थोड़ी। तो ये स्पेक्टिकल भी जरूरी है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। रेफर टू द विजुअल अपार्टस ऑफ द प्ले इंक्लूडिंग सेट, कॉस्ट्यूम एंड प्रॉप्स। तो सेट और कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स जो मैंने बता दिया आपको, उसको हम स्पेक्टिकल बोलते हैं। एरिस्टोटल कॉल स्पेक्टिकल द लीस्ट आर्टिस्टिक एलिमेंट ऑफ स्टोरी एंड द लीस्ट कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ द पोइट। हालांकि इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है ट्रेजिडी से और इससे, लेकिन ये ज़रूरी है लोगों को बांधे रखने के लिए। For example, if the play has beautiful costumes and bad acting and bad story, there is something wrong with it. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है स्पेक्टिकल, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है प्लॉट और कैरेक्टर और उनकी एक्टिंग। द ब्यूटी में सेव द प्ले, इट इज़ नॉट ए नाइस थिंग, स्पेक्टिकल इज लाइक सस्पेंसफुल हॉरर फिल्म। ओके, तो आगे कुछ एक अपने पास हैं टर्म्स इसकी जो आपको याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये है मिमिसिस और इमिटेशन। तो इमिटेशन को मिमिसिस बोला है। कैथरसिस मैंने आपको बता दिया है, कैथरसिस है परगेशन, प्यूरिफिकेशन। कैथरसिस के लिए ही ट्रेजेडी लिखी जाती है, आदमी रो रो के अपना दुख बाहर कर लेता है, तो इसको हम कैथरसिस बोलते हैं। पेरीपेटिया, रिवर्सल, यानी जब ट्रेजेडी के अंदर कोई एक हीरो है, उसकी खुद के ट्रेजिक फ्लो की वजह से उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तो उसको हम पेरीपेटिया बोलते हैं, यानी उसका भाग्य में परिवर्तन आ गया। एनाग्नोसिस, जब उसको पता लगता है कि उसका डाउनफॉल क्यों हुआ है, उसकी कमी क्या थी, तो उसको हम एनाग्नोसिस बोलते हैं। हेमरसिया और मिस कैलकुलेशन। हेमरसिया है ट्रेजिक फ्लो, किसी न किसी हीरो में, ट्रेजिडी के हीरो में कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी। जैसे ओथेलो में डाउटफुल होने की थी, मैकबेथ में क्या होती है, उसकी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, कि वो राजा बनना चाहता है खुद, और उस चक्कर में वो अपने राजा को मार देता है और बाद में उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ख़ुद भी मर जाता है। तो एम्बिशन जो थी उसका जो ट्रेजिक फ्लो था। किंग लियर था, किंग लियर के अंदर वो अपनी बेटियों के बीच में बांट देता है साम्राज्य, अपने संतान के प्यार में अंधा हो जाता है, तो वो उसका ट्रेजिक फ्लो था कि वो देख ही नहीं पाता कि कौन सी संतान उसके साथ विश्वासघात करने वाली है। अदरवाइज वो बहुत अच्छा इंसान था। तो हर ट्रेजिडी में आपको देखने को मिलेगा ऐसा कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लो हीरो के अंदर। माइथोस, ये प्लॉट हो गया, इथोस कैरेक्टर हो गया, डायोनिया थॉट हो गया, लेक्सिस डिक्शन स्पीच हो गई। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ये दी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे आप देख रहे हो क्विंटस होरेशियस फ्लोकस। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्रिटिक है जिसका आपने नेक्स्ट लेसन में करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर and it will be very informative for you, very important for you. And if you have any suggestion, please comment me. And if you like the lesson, please press the button like and subscribe also. Thank you. Goodbye.